ऋषभ, क्या हुआ? ऐसे भागते हुए क्यों आया है? और क्या गड़बड़ हो गई? देव अब खुशी से नाचने लगा। ऋषभ हैरान सा उसे देख रहा था। देव, तू खुशी में कहीं पागल तो नहीं हो गया? ऐसा क्यों कर रहा है? अभी भी 11 दिन बाकी हैं तेरी शादी में। देव, अरे मैं अपनी नहीं तेरी खुशी में नाच रहा हूँ। माँ अभी पंडित जी के पास से आई हैं और उन्होंने जो बताया है ना, उससे तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं है भाई। ऋषभ सोच में पड़ गया कि ऐसा क्या हुआ है। वह अब हड़बड़ाते हुए बोला, क्या क्या कहा पंडित जी ने? और तूने वही कुंडली दी है ना माँ को जो मैंने तुझे दी थी? देव, हाँ वही दी थी। दरअसल बात यह है कि मेरी शादी के 20 दिन के बाद तेरी शादी है। हाँ, थोड़ा बुरा तो लग रहा है क्योंकि मैं सोच रहा था कि हम दोनों की शादी एक साथ ही हो, लेकिन कोई बात नहीं, 20 दिन और इंतजार कर लेंगे। लेकिन देव कुछ और कहता कि ऋषभ का फोन बज उठा। देव, देख तो, शायद माँ का फोन होगा। ऋषभ ने फोन उठाकर देखा तो सच में माँ थी। देव मुस्कुराकर, चल भाई, खुशखबरी तो माँ ही सुना देंगी, मैं तो अपना बैग पैक कर लेता हूँ, तू भी कर लेना, कल सुबह निकलना है हमें यहाँ से। कहते हुए देव जल्दी से चला गया। ऋषभ ने फोन उठाया। माँ ने जो कहा उसे सुनकर ऋषभ के होश ही उड़ गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। वह अब परेशान सा माँ की हर बात पर हामी भरता रहा। हाँ माँ, जी माँ, ठीक है माँ। ऋषभ ने फोन रख दिया। कुछ पल शांत रहने के बाद उसने अब नकली कुंडली बनाने वाले पंडित को फोन किया। ऋषभ, ये क्या कुंडली बनाई है आपने? पंडित, जैसा आपने कहा था बिल्कुल वैसी ही बनाई है सर। ऋषभ, तुम्हें पक्का यकीन है? पंडित, हाँ हाँ मुझे पक्का यकीन है। ऋषभ ने फोन रख दिया। वह सोच में पड़ गया कि आखिर यह सब हुआ कैसे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उससे चूक हुई तो हुई कहाँ। वह परेशान सा कमरे में इधर उधर घूमता रहा। उसे अब मंजीत की याद आई। इसका मतलब ये सारा रायता उस मंजीत ने फैलाया है, सारा किया धरा उसी का है। मेरे प्लान में छेड़छाड़ करके इसने बहुत बड़ी गलती की है। वह अब मुझसे बचेगा नहीं। ऋषभ अब गुस्से में मंजीत को ढूंढने निकला। उसने सारा कैंट छान मारा, लेकिन मंजीत का कहीं अता पता नहीं था। उसका फोन भी बंद आ रहा था। थक हार कर ऋषभ वापस अपने कमरे में आकर बिस्तर पर बैठ गया और गुस्से में बड़बड़ाने लगा। एक बार ये मंजीत मेरे हाथ आ जाए, इसको ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। उसे पता नहीं है कि उसने किससे पंगा लिया है, लेकिन ये है कहाँ। ऋषभ अभी यह सब बोल ही रहा था कि किसी ने बिस्तर के नीचे से उसके दोनों पैरों को पकड़ लिया। ऋषभ एक बार को तो हड़बड़ा गया कि ये क्या हुआ। अगले ही पल उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज गूंजी तो उसके होश उड़ गए। माफ कर दे भाई, मारना मत, मैंने तो बस थोड़ी सी खुराफात की है, कसम से, और वो भी इसलिए कि मैं तुझे परेशान नहीं देख सकता था। मंजीत की आवाज सुनते ही ऋषभ का पारा और चढ़ गया। वह गुस्से से बोला, पैर छोड़ मेरे और बाहर निकल। मंजीत, नहीं छोड़ूंगा, जब तक तू मुझे माफ नहीं कर देता मैं बाहर नहीं आऊंगा। ऋषभ, मुझे और गुस्सा मत दिला, मैंने कहा ना छोड़ दे मेरे पैर। मंजीत ने अब जल्दी से ऋषभ के पैर छोड़ दिए। ऋषभ उठ खड़ा हुआ और घुटनों के बल झुककर बिस्तर के नीचे देखा तो मंजीत लेटा हुआ था। उसने जब सामने गुस्से से तमतमाते ऋषभ के चेहरे को देखा तो अपने डर को छुपाने के लिए हंसने की कोशिश करने लगा। ऋषभ, तो तू यहाँ छुपा बैठा है और मैं बेवकूफ़ों की तरह कितनी देर से तुझे इधर उधर ढूंढ रहा हूँ, तू बाहर निकल। मंजीत, तो इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? तेरे फायदे के लिए ही तो किया था मैंने। ऋषभ, भाड़ में गया मेरा फायदा और नुकसान, तो निकलता है या मैं निकालूं खींचकर? मंजीत ऋषभ को प्यार से पटाने की कोशिश करने लगा। देख ऋषु, ऐसे दोस्तों पर गुस्सा नहीं करते, तू तो कितना प्यारा, अच्छा और सबसे समझदार दोस्त है ना मेरा। तू भी ऐसे गुस्सा करेगा तो कैसे चलेगा? तू तो इतना अच्छा वाला बच्चा है ना बाबा का, और अच्छे बच्चे गुस्सा नहीं करते। ऋषभ को मंजीत की नौटंकी देख समझ नहीं आ रहा था कि इसका क्या करे। दिमाग कह रहा था कि इसे बाहर निकाल और धो डाल, तो दूसरी तरफ दिल कह रहा था कि रहने दे, बेचारा भोला है, तेरी खुशी के लिए ही तो किया है इसने। देख तो कैसे सूखे पत्ते की तरह घबरा रहा है। ऋषभ अब खुद को समझाने लगा, शांत हो जा, शांत हो जा, गुस्सा नहीं करना है, ये तो तेरा भाई है ना। मंजीत घबराया हुआ ऋषभ को खुद को शांत करते हुए देख रहा था। ऋषभ ने मंजीत की ओर देखा और मुस्कुरा दिया। आजा मेरे भाई, बाहर आजा, एक बार गले लग जा, तूने मेरा दिल खुश कर दिया। तू मेरे बारे में इतना सोचता है, मुझे तो पता ही नहीं था। मंजीत, सच्ची तू मुझसे गुस्सा तो नहीं है ना? ऋषभ, हाँ सच्ची, मैं तुझसे गुस्सा नहीं हूँ, अब तो आकर मुझसे गले मिल जा, जल्दी कर मेरे भाई। ऋषभ ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया।
मंजीत ने मुस्कुराते हुए उसके उस हाथ को थाम लिया। ऋषभ ने उसे बाहर खींच लिया। मंजीत सीधा खड़ा होकर अपने कपड़े ठीक करने लगा। तुझे पता है, तू जैसे ही कमरे से बाहर गया मुझे ढूंढते हुए, मैं तभी यहाँ आकर छुप गया था, क्योंकि मैं जानता था कि सिर्फ एक तेरी ही छत्र छाया है जहाँ तुझसे बचा जा सकता है। मुझे तो लग रहा था कि आज धोबी की धुलाई होगी, लेकिन तू तो खुश है। चलो, तुझे मेरा नजरिया समझ तो आया। मंजीत लगातार बोले ही जा रहा था कि उसका ध्यान अब कमरे के दरवाजे और खिड़की को बंद करते ऋषभ पर गया। ये क्या कर रहा है तू? ऋषभ मुस्कुराकर उसके पास आया। आज मेरे भोले पर मुझे बहुत प्यार आ रहा है। कोई हमारे प्यार को नजर ना लगा दे, इसलिए ऐसा बंद कर रहा हूँ। मंजीत, ओह अच्छा, तू इतना प्यार करता है मुझसे? ऋषभ, हाँ, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता मेरे भाई। बता नहीं सकता कि कितना ज्यादा खुश हूँ तेरी इस चाल से। मतलब तूने तो मेरे ही प्लान में सेंध मार दी। आजा, गले लग जा। मंजीत मुस्कुराता हुआ अगले ही पल उसके गले लग गया। ऋषभ के चेहरे से हंसी गायब हो गई और गुस्सा झलकने लगा। उसने मंजीत को अपनी मजबूत बाजुओं में बुरी तरह जकड़ लिया। मंजीत को अब दर्द होने लगा। अबे ये क्या कर रहा है? छोड़ मुझे, दर्द हो रहा है। ऋषभ, आज तो मेरे हाथों से बचेगा नहीं। मंजीत ने ऋषभ से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह इस वक्त कोई भी रियायत बरतने के मूड में नहीं था। मंजीत, भाई छोड़ भी दे, जान लेगा क्या मेरी? मेरे अंश के बारे में तो सोच ले, क्या मुंह दिखाऊंगा उसे? ऋषभ ने अब उसे छोड़ दिया। मंजीत अब जल्दी से उससे दूर भाग गया। ऋषभ गुस्से में चिल्लाने लगा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे प्लान में टांग अड़ाने की? आज तेरी दोनों टांगें काट दूंगा, तू नहीं बचेगा मुझसे। सारी गड़बड़ कर दी तूने, मुझसे चालाकी करेगा? मेरी पीठ में छुरा घोंपा तूने। मंजीत ऋषभ से दूर दूर भागता रहा। ऋषभ उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन मंजीत हर बार उससे दूर भाग जाता। वह बच के जल्दी से दरवाजे की ओर भागा तो ऋषभ ने अपना जूता उतार कर उसकी ओर फेंका, जिसे मंजीत ने कैच कर लिया। रावण कहीं का, तू इसी लायक है। हर वक्त तू जो चालाकियां करता रहता है ना हम लोगों की खुशी के लिए, उसका क्या? ऋषभ, तू इधर तो आ, तुझे मैं सब समझाता हूँ, वो भी बड़े प्यार से। कहते हुए उसने अपना दूसरा जूता भी उतार कर उसकी ओर मारा, लेकिन मंजीत अब तक दरवाजा खोल बाहर निकल चुका था। ऋषभ चिल्लाते हुए बोला, दूर हो जा मेरी नजरों से, वरना जान से मार दूंगा। वह अब बिस्तर पर बैठ गुस्से से बोलने लगा, उल्लू, पाजी, गधा, इसकी इतनी हिम्मत हो गई, सब बर्बाद करना चाहता है अपनी बेवकूफ़ी से। किसने कहा था इससे कि मेरा भला करे? थोड़ी देर में वह अब शांत हो सिर झुकाए बैठ आंखें बंद कर अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर बाद उसे महसूस हुआ कि जैसे किसी ने आकर उसके कंधे पर हाथ रखा है। ऋषभ ने आंखें खोली तो सामने मंजीत था। मंजीत, सॉरी, पर मैं क्या करता? यूं ही तमाशा भी तो नहीं देख सकता। मैंने जो भी किया सिर्फ इसलिए किया कि क्या पता इससे कुछ बात बन जाए। कल तेरी और तारा की सगाई है, सिर्फ शादी तो 1 महीने बाद ही है ना। उसमें तो मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं की। जो राधा माँ वाले पंडित हैं उनसे अच्छी जान पहचान हो गई है मेरी, तो मैंने बस पंडित जी को फ़ोन कर इतना कहा कि कुंडली के हिसाब से जो बनता है वह करें, लेकिन सगाई कल ही करवाना। क्या पता तेरी और तारा की शादी में 1 महीने का जो वक्त है उसी में सब सही हो जाए। शाम 6 बजे का मुहूर्त है, यह तुझे पता चल ही गया होगा। अब मैं और खामोश रहकर तमाशा नहीं देख सकता। तुझे जितना गुस्सा करना है कर ले, मारना है मार ले, लेकिन अगर दोबारा जरूरत पड़ी तो मैं फिर ऐसा करूँगा। ऋषभ खड़ा हो गया, दोबारा ऐसा नहीं करना, वरना मैं तेरा क्या हाल करूँगा तू सोच भी नहीं सकता। कहते हुए वह कमरे से बाहर निकल गया। तारा परेशान घूम रही थी कि ऋषभ ने तो कहा था कि 1 महीने बाद शादी है, फिर सगाई कल कैसे? तारा ने अब उसे कई बार फ़ोन मिलाया, लेकिन ऋषभ ने फ़ोन नहीं उठाया। लगता है बिजी है। उधर ऋषभ के दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि सगाई को कैसे रोका जाए। वह इतनी जल्दी सगाई नहीं कर सकता था, क्योंकि ये सगाई तारा के दिमाग में उसके लिए शक पैदा कर देती कि उसे वह धोखा दे रहा है। मंजीत ने क्या गड़बड़ कर दी? अगले दिन सुबह सुबह जब देव और मंजीत तैयार होकर कमरे में ऋषभ को लेने आए तो वह गायब था। देव, अब ये कहाँ चला गया? इसे पता है ना शाम को टाइम पर घर पहुंचना है, अभी नहीं निकले तो लेट हो जाएंगे। मंजीत की नज़र ऋषभ के टेबल पर रखे फ़ोन पर गई। यह तो फ़ोन भी छोड़ गया। देव हैरानी से, लगता है जल्दी में निकला है, आ जाएगा थोड़ी देर में। दोनों ने उसका काफ़ी इंतज़ार किया, लेकिन ऋषभ वापस नहीं आया। अब दोनों ने उसे ढूंढना शुरू किया, लेकिन उसका पता नहीं चला। देव, विश्वास नहीं होता कि यह लड़का इतनी लापरवाही कर सकता है। आज सगाई है और खुद ही गायब है। मंजीत मन ही मन सोचने लगा, जरूर इसके दिमाग में कुछ चल रहा है,
लगभग 3 घंटे बीत जाने के बाद ऋषभ दोनों के पास आया। सॉरी, लेट हो गया, मुझे कुछ काम आ गया था अचानक। मंजीत गुस्से से ऋषभ को देख रहा था। तू जानता है ना कि हमें टाइम पर घर पहुंचना है। ऋषभ, तो इतनी जल्दी भी क्या है, मैं कहीं भागा जा रहा हूँ क्या? अगर आज सगाई नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, अगले महीने शादी होगी, उसी वक्त कर लेंगे। देव, देख, तुझे कोई जल्दी हो या ना हो, लेकिन मुझे है, और आज तो तू छुट्टी पर था, फिर भी काम। ऋषभ, अच्छा ठीक है, चल पहले मुझे अपना बैग पैक करने दे। देव और मंजित एक साथ हैरान से बोले, तूने अभी तक बैग पैक नहीं किया? ऋषभ अब उदास हो बोला, नहीं, कल रात से तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, थकान सी है, इसलिए जल्दी सो गया और आज सुबह उठते ही काम से निकल गया। देव, ला हम मदद करते हैं तेरी। ऋषभ ने अब जानबूझकर बैग पैक करने में टाइम लगा दिया। देव, चल तेरा बैग पैक हो गया, अब ला गाड़ी की चाबी दे। ऋषभ कुछ कहता कि उससे पहले मंजीत बोल पड़ा, अब इसे चाबी की याद नहीं होगी, है ना? ऋषभ ने नाराजगी से मंजीत की ओर देखा। क्यों याद नहीं होगी? चाबी मेरे पास ही है, लेकिन दूंगा नहीं, क्योंकि गाड़ी मैं चलाऊंगा। देव, ठीक है, तू चलाना, पर अब चलो तो सही। देव वहां से निकल गया। मंजीत ने ऋषभ की तरफ देखा। तू गलत कर रहा है। ऋषभ, गलत तो तूने किया। मंजीत, तू कुछ भी कर ले, सगाई तो तेरी होकर रहेगी। ऋषभ, मैं भी देखता हूँ कैसे करवाता है। दोनों अब देव के पीछे चल दिए। कुछ ही देर बाद तीनों गाड़ी में बैठकर घर के लिए निकल पड़े। तारा कबीर के कमरे में आई और उसकी तस्वीर के सामने खड़ी हो गई। तुम तो जानते हो ना कबीर, यह सब नाटक है और ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, तो इस बात को अपने दिल पर मत लगाना। देव की वजह से करना पड़ रहा है ये सब। बस कुछ दिन और, फिर सब पहले जैसा हो जाएगा। तुम्हारे और मेरे बीच कोई नहीं आएगा। मीरा शर्मा है। वह उदास हो गई। कबीर, सच कहूँ तो मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं कर भी पाऊंगी या नहीं ये सब। किसी और कुछ ही देर में वहाँ मौली आई। मौली को देख तारा बहुत खुश हो गई। मौली, देख तो, तुम मेरी शादी की तैयारियां कर रही थी, लेकिन मैं अब तेरी शादियों की तैयारियां करूंगी। तारा मुस्कुरा दी। तेरी शादी तो हो जाए पहले, उसमें अभी 10 दिन बाकी हैं। मौली, और उसके बाद महीने भर के अंदर तेरी शादी है। तारा मौली को खुश देख कर दुखी हो गई कि वह इतने लोगों की भावनाओं के साथ खेल रही है, लेकिन करे भी तो क्या करे। उसने तो साफ साफ कह दिया था, लेकिन कोई सुनता ही कहाँ है। ऋषभ गाड़ी चला रहा था। बाकी दोनों दोस्त ऋषभ तारा की शादी की प्लानिंग कर रहे थे। ऋषभ एक शब्द नहीं बोला, वह शांत सा अपनी धुन में मगन था। 1 घंटा ही हुआ होगा कि गाड़ी का फ्यूल खत्म हो गया। देव, ऋषभ तूने चेक नहीं किया था? ऋषभ, सॉरी, मुझे याद ही नहीं रहा, सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हो रहा है कि कुछ समझ नहीं आ रहा। देव, कोई बात नहीं। कुछ वक्त वहाँ खराब हुआ। वहाँ आनन फानन में घर पर सगाई की सारी तैयारियां हो चुकी थीं। सब कुछ जल्दबाजी में हुआ तो ज़्यादा रिश्तेदार नहीं आ पाए। आस पड़ोस के लोगों को ही बुला लिया गया। 5:30 बज गए थे, लेकिन तीनों दोस्तों का कोई पता नहीं था। जब उन्हें फ़ोन कर पूछा तो पता चला कि अभी भी उन्हें 1 घंटा तो लग ही जाएगा। सभी निराश हो गए कि अब तो सगाई का मुहूर्त ही निकल जाएगा, अब भला कैसी सगाई होगी। सभी लोग वापस लौट गए। देव ने मायूसी से देखा कि टाइम निकल चुका है। सॉरी यार ऋषभ, सब गड़बड़ हो गई है, तो तूने भी आज काफ़ी लेट कर दिया। पहले तो लेट आया, फिर बैग पैक, और उसके बाद ये गाड़ी का फ्यूल। मंजीत, इससे तो कोई जल्दबाजी ही नहीं है, फर्क ही नहीं पड़ता, अपनी धुन में मगन रहता है ये। ऋषभ, मैंने कोई जानबूझकर थोड़ी ही किया है, तुम दोनों बच्चों की तरह मुझे डांट रहे हो। देव, अच्छा ठीक है, गुस्सा नहीं कर। ऋषभ, काफ़ी घंटों से ड्राइव कर रहा हूँ, थक गया हूँ, अब तुम संभालो। कहते हुए उसने गाड़ी रोक दी। अब ड्राइविंग सीट पर देव आ बैठा। उसके बगल में बैठ ऋषभ मंजीत को देख मुस्कुरा रहा था। शायद मेरे नसीब में इंतज़ार ही लिखा है। देव ने ऋषभ की ओर देखा तो वह उदास होने का नाटक करने लगा। देव, तू उदास मत हो, यह 1 महीना यूं ही पलक झपकते ही बीत जाएगा, इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं है। मंजीत सोचने लगा, इस रावण ने सारा प्लान खराब कर दिया। तीनों दोस्त तकरीबन 7 बजे घर पहुंचे तो देखा कि घर में उदासी का माहौल था। माँ ने तीनों को बहुत डांट पिलाई और नाराज सी एक तरफ बैठ गईं। पता नहीं कैसे लोग हो तुम, जिसे समय की जरा भी कदर नहीं है। मौली ने अब माँ को शांत किया। कोई बात नहीं माँ, ये कहाँ भागे जा रहे हैं। तारा, पहले देव और मौली की शादी हो जाए, फिर हमारी तरफ ध्यान दीजिएगा। सभी लोग एक साथ बैठे हुए थे। ऋषभ की हिम्मत नहीं हो रही थी तारा की तरफ देखने की, कि पता नहीं क्या सोच रही होगी वो उसके बारे में। थोड़ी देर बाद ऋषभ उठकर कबीर के कमरे में आ बैठा और उसने राहत की सांस ली कि चलो, यह झंझट तो खत्म हुआ। वह अब कबीर की फ़ोटो को देखने लगा।
थोड़ी देर में उसके पीछे पीछे अब तारा भी वहाँ आ पहुंची। वह थोड़ी परेशान लग रही थी। ऋषभ, क्या हुआ? देव ने मुझे बताया कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। कहते हुए उसने ऋषभ के माथे, गर्दन और हाथ को चेक किया। लेकिन तुम्हें तो कोई बुखार नहीं है। ऋषभ मुस्कुरा दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तारा, तो क्या फिर देव से झूठ बोल रहे थे? ऋषभ, हाँ, मैंने उससे झूठ कहा था, पर मुझे लग रहा था कि तुम मुझसे नाराज होगी। तारा यह सुन चौंकी। क्या? पर मैं क्यों नाराज होंगी तुमसे? ऋषभ, वो अचानक से ये सगाई। तारा हंस पड़ी। अच्छा, इसलिए तुम मुझे इग्नोर कर रहे थे। इसमें तुम्हारी क्या गलती है? जरूर तुम्हारे उस पंडित ने गलत कुंडली पकड़ा दी होगी। मैं तुम पर कोई शक नहीं कर रही। ऋषभ मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा, बैठो मेरे पास, समझाता हूँ। तारा अब उसके पास बैठ गई। तो बताओ, क्या हुआ? ऋषभ, कुछ नहीं। दरअसल यह सारा रायता उस मंजीत ने फैलाया था। उसने होटल में हम दोनों की बातें सुन ली थी, तो वह बस जल्द से जल्द हमारी सगाई करवाना चाहता था, और उसने यह सब कर दिया। तारा, कहीं मंजीत ने देव को? ऋषभ, नहीं, वह ऐसा कुछ नहीं करेगा। जब मुझे पता चला कि 6 बजे का मुहूर्त है तो मैंने मन से लेट किया, कभी कुछ तो कभी कुछ, फिर देखो यहाँ तक पहुँचने में आखिरकार मैंने लेट कर ही दिया। तारा मुस्कुरा दी। थैंक्स, तुमने बचा लिया। जब सगाई का नाम सुन मेरी हालत ख़राब हो गई थी, तो पता नहीं कैसा मन हो गया था। पता नहीं शादी का नाटक कैसे कर पाऊंगी मैं। ऋषभ, करना तो पड़ेगा ना तारा। तारा, चलो तो फिर हम सब साथ बैठकर खाना खाते हैं। कितने दिनों बाद साथ बैठकर खाना खाएंगे। हाँ, देव की सगाई में सभी थे, लेकिन तुम नहीं थे। आज तो तुम भी हो, तो खूब सारी मस्ती करेंगे। तारा उठकर कमरे से बाहर जाने लगी कि उसने वापस मुड़कर ऋषभ की ओर देखा, जो खामोशा उसे ही देख रहा था। क्या हुआ? किस सोच में डूब गए? ऋषभ, नहीं, कुछ नहीं, बस यूं ही। तुम ठीक हो ना अब? तारा मुस्कुरा दी। तुम कितने अच्छे हो ऋषभ, अब भी मेरे बारे में सोच रहे हो। वैसे कुछ दिन पहले तो तुम कितना लड़ते झगड़ते थे मुझसे, और अब देखो खुद को एकदम शांत गंभीर से बैठे हो। ऋषभ, क्या करूं? इस वक्त हम दोनों एक ही टीम में हैं। अगर आपस में लड़ेंगे तो फिर जीतेंगे कैसे? लेकिन हाँ, एक बार शादी हो जाए फिर देखना कि तुम कितना लड़ाई झगड़ा करूंगा तुमसे। तारा, तो मैं भी चुप थोड़े ही रहूंगी, मैं भी बहुत सारा। तभी रोहन भागता हुआ आया। आप दोनों फटाफट से बाहर आइए, माँ बुला रही हैं। ऋषभ उठ खड़ा हुआ। इसे क्या हुआ? तारा, पता नहीं, देखते हैं। दोनों जब बाहर आए तो देखा कि सभी लोग काफ़ी खुश लग रहे थे। ऋषभ मुस्कुराकर, क्या हो गया? अभी तो सभी खामोश थे, फिर अचानक से ऐसे कैसे खुश हो रहे हैं? तभी उसकी नज़र आस पड़ोस के कुछ लोगों पर गई। वह सोच में पड़ गया कि ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। देव और मौली अब जल्दी से उन दोनों की तरफ बढ़े। देव ने ऋषभ को तो मौली ने तारा को लाकर सभी के बीच खड़ा कर दिया। दोनों कुछ समझ पाते कि उससे पहले ही माँ जल्दी से अपने कमरे से बाहर आईं। उनके हाथ में रिंग के बॉक्स थे। तारा ऋषभ दोनों एक दूसरे को देखने लगे कि ये क्या हो रहा है। ऋषभ, माँ, लेकिन मुहूर्त तो निकल गया ना। माँ कुछ बोलती कि मंजीत बीच में बोल पड़ा, अरे यही तो कमाल हो गया यार। अभी 5 मिनट पहले ही पंडित जी का फ़ोन आया था कि उनसे गलती हो गई। दरअसल मुहूर्त 6 बजे का नहीं, बल्कि 6 बजे से 7:30 बजे तक का है। और टाइम देखो, अभी भी हमारे पास 5 मिनट हैं, इसलिए देर मत करो और फटाफट से एक दूसरे को रिंग पहना दो। ऋषभ गुस्से से मंजीत को देखने लगा। मंजीत, इतना क्या सोच रहा है भाई? अभी 5 मिनट हैं बस, जल्दी पहना। माँ ने दोनों के हाथ में रिंग थमा दी। जल्दी करो। ऋषभ और तारा परेशान से एक दूसरे को देखने लगे। Bye.